अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम जून 2023 के पेपर 41 से क्वेश्चन 2 करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन बजटिंग। अब बजटिंग वैसे मैंने कवर किया हुआ है अपने चैनल में, आप लोग बजटिंग की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और उस पर मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए बजटिंग के, जो कि कॉम्प्रीहेंसिव है और बजटिंग के जो मेन एस्पेक्ट्स है वो कवर करते हैं। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन बजट काफी यूनिक टाइप का आया था। तो वैसे मैंने क्वेश्चन प्रोडक्शन बजट का किया हुआ है, तो अगर आपको जो नॉर्मली इजी क्वेश्चन है प्रोडक्शन बजट का, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि उसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप लोग उसकी वीडियो मेरे चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन के प्रोडक्शन बजट को तभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ADPLC makes one type of product, the demand for which is highly seasonal. The sales manager estimated the demand in the coming months beginning December would be as follows. आई होप आप लोग को ये तो आइडिया होगा कि डिमांड मीन सेल्स। देन December, January, February, March, April, May. It was the policy of the company to maintain the inventory of finished goods at maximum 25% of the following month sales. Sometimes it was not possible for the business to produce enough units in a month, both to meet demand from customers and maintain the desired level of closing inventory. At these times, the business treated the meeting of demand as more important than maintaining the closing inventory. The maximum number of units which could be produced in any one month was 10,000. तो इसका देखिए प्रोडक्शन पे लिमिट है कि ये 10,000 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से इसको एक प्रॉब्लम ये होगा कि एक सर्टेन मंथ्स में कि ये 25% इन्वेंट्री का मेंटेन कर ले और अपनी जो फोरकास्टेड सेल्स है वो भी मीट कर ले। कुछ मंथ्स में दोनों पॉसिबल नहीं होंगे, तो उसे ऑब्वियसली किसी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्वेश्चन में क्लियरली मैंशन है कि डिमांड को मीट करना बिजनेस की प्रायोरिटी है, उसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा। तो ये आपको सर्टेन मंथ्स पे प्रॉब्लम होगी। बाकी कुछ मंथ्स का तो प्रोडक्शन बजट जैसा नॉर्मली आप लोग बनाते हैं वैसा ही इसमें बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी तो कुछ वो आप लोग मार्क्स ले सकते हैं, अगर वो कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में आपको प्रॉब्लम हो। तो अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रोडक्शन बजट बनाऊंगा, तो उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये इससे टैकल कैसे करना है। और इस पे जो पहला टास्क है आप लोग को प्रोडक्शन बजट ही है, इन यूनिट्स फॉर ईच ऑफ द मंथ फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। तो ये आप लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वो इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन कर रहा है। तो अगर वो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है तो फिर फॉर्मूला से प्रोडक्शन बजट या परचेज बजट बनता है। तो वैसे बात करें, जनवरी में ओपनिंग इन्वेंट्री क्या रखी होगी, तो इसको आप लोग को इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि जो दिसंबर की क्लोजिंग है वो जनवरी की ओपनिंग हो जाएगी। दिसंबर में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो मैंने जनवरी की सेल्स का 25% मेंटेन किया होगा। तो ये हो गया 1500। इस पे मुझे सेल्स यूनिट दिए हुए जनवरी के 6000, और जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री फेब्रवरी की सेल्स का 25% हो जाएगा। तो ये हो गया 2100।
पहले मैं चेक कर लूंगा कि इस महीने ये प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 को एक्सीड तो नहीं करेगा। 10,000 प्रोडक्शन जबरदस्ती से प्लेस नहीं करनी, 10,000 मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो पहले हम तो कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मेंटेन कर लें और हम अपने सेल्स को भी, सेल्स टारगेट है उसको भी मीट कर लें। तो अगर वो विद इन 10,000 या बिलो 10,000 यूनिट्स में अचीव हो जाता है तो दैट विल बी वेल एंड गुड। तो अभी इसका 6,600 यूनिट्स है, तो अभी इसको जनवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2,100 ओपनिंग हो जाएगी। फेब्रवरी की सेल्स 8,400 है। फेब्रवरी की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो मैं मार्च की सेल्स का 25% रखूंगा। तो मार्च की सेल्स है 12,800। तो ये हो गया 3,200। फेब्रवरी को भी चेक कर लेते। तो ये 9,500 हो गया। तो अभी फेब्रवरी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये मार्च की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी, फेब्रवरी की क्लोजिंग। मार्च की सेल्स है हमारी 12,800। अब लेकिन मार्च के लिए क्या करूंगा, अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री में फेयर में नहीं लिखूंगा। जो मार्च के लिए मैं मेंटेन करना चाहूंगा वो अप्रैल की सेल्स का 25% है। तो ये है 2,950। अब मार्च में हो सकता है कि हम ये इन्वेंट्री लेवल नहीं मेंटेन कर पाए, इसलिए मैंने अभी इसको रफ में लिखा है। तो अब देखते हैं 2,950 प्लस 12,800 माइनस 3,200। तो अब देखिए मार्च पे प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं 25% इन्वेंट्री ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल मेंटेन करता हूँ मार्च में, और मैं ये भी चाहूंगा कि 12,800 का मैं सेल्स टारगेट भी मीट कर लूँ, तो वो मार्च में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए मेरी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 है और सेल्स पे वो कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। तो अब जिस चीज में वो कॉम्प्रोमाइज करूंगा वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो इसका आंसर मैं निकालूंगा इस तरह कि मैं प्रोडक्शन को 10,000 ही रखूंगा, सेल्स पे तो मुझे कॉम्प्रोमाइज है नहीं। तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी जो मेरे लिए मेंटेन करना पॉसिबल है। इन्वेंट्री में कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम 3,200 प्लस 10,000 माइनस 12,800। तो इंस्टेड ऑफ 2,950 मैं सिर्फ 400 यूनिट की क्लोजिंग इन्वेंट्री में रख सकता हूँ मार्च में, अगर मुझे अपनी सेल्स टारगेट को मीट करना है तो। अब यही अप्रैल की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। अप्रैल की सेल्स है 11,800। अब मई की भी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो मैं रफ में लिखूंगा फिलहाल। अब मैं अप्रैल में जो इन्वेंट्री वो मैं मई की सेल्स का 25% मेंटेन करूंगा, तो 9,600 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो ये हो गया 2,400। देख लेते हैं कि अप्रैल में हम ये दोनों अचीव कर पाएंगे या नहीं। 100 प्लस 11,800 माइनस 400। तो अब दोबारा देखें अप्रैल में वही प्रॉब्लम आ रही है कि
मेंटेनिंग इन्वेंट्री प्लस सेल्स टारगेट अगर दोनों करना चाहते हैं तो फिर वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी अलाउ नहीं करेगी, तो उसमें कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 की जो कैपेसिटी है उसको एक्सीड करेगी, तो अब दोबारा मैं इन्वेंट्री पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा। तो चलो मैं अपनी इन्वेंट्री को 10 प्रोडक्शन को 10,000 पे ही रेस्ट्रिक्ट करूंगा, उससे देखते क्या बनता है। तो 400 प्लस 10,000 माइनस 11,800, यही जो मार्च में हमने किया है वो हम अप्रैल में करेंगे। लेकिन अब इससे देखिए इसकी इन्वेंट्री नेगेटिव में आ रही है, तो इन्वेंट्री नेगेटिव में तो नहीं आ सकती, या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या वो जीरो होगी, या तो हमारे पास कुछ इन्वेंट्री होगी या नहीं होगी। नेगेटिव में तो कोई इन्वेंट्री नहीं होती हमारी। तो इसका मतलब इस बार हमें और उसने देखिए ये नहीं कहा कि सेल्स हर हाल में मीट करनी है। मीटिंग ट्रीटेड द मीटिंग ऑफ डिमांड इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब अगर मुझे ये 11,800 यूनिट सेल करने, तो अगर मैं इन्वेंट्री पे कॉम्प्रोमाइज करता हुआ तो स्टिल वो नेगेटिव में इन्वेंट्री आ रही है। तो अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री पे 100% कॉम्प्रोमाइज करूंगा, उसको जीरो कर दूंगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो उस पर अब हम करेंगे ये कि हम इन्वेंट्री को रखेंगे जीरो। प्रोडक्शन मैक्सिमम चले 10,000 यूनिट जो मैं प्रोड्यूस कर लूंगा। फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अप्रैल में हमें एक्चुअली सेल्स कितनी कर सकते हैं। तो अगर 400 और 10,000 माइनस जीरो करूँ तो 10,400 ही मैक्सिमम यूनिट से जो मैं सेल कर सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ 11,800, अगर मैं सिर्फ 10,400 यूनिट सेल करूँ अप्रैल में, तो इन्वेंट्री की वैल्यू एटलीस्ट जीरो आ जाएगी। तो 100% मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा इन्वेंट्री पे, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। आई होप से आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। Explain how the budgeted revenue for the 4 months from January to April should be calculated. पहली बात तो आपको लिखनी है मल्टीप्लाइंग सेल्स यूनिट्स बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। लेकिन हमें लिमिटिंग फैक्टर को भी अकाउंट फॉर करना है, यानी अगर हमारी, क्योंकि अप्रैल में हमारा सेल्स पे भी कॉम्प्रोमाइज होगा। अब जैसे अप्रैल में हमारा प्रोडक्शन पे लिमिट है, तो उस पर इन्वेंट्री देखा हमें थोड़ा सेल्स पे हिट लेनी पड़ेगी, तो वो ऑब्वियसली सेल्स के यूनिट्स को अफेक्ट करेगा। थ्योरी के वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि पहली प्रायोरिटी में कैलकुलेशंस को दूंगा उसमें। Each unit requires 2 kilos of direct material. The production manager expects that this material will cost 6 per kilo in January and 7 per kilo thereafter. No inventory of direct material is kept. इसका मतलब जो परचेजेस है वो इन फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट होगी। Half of the purchases are paid for in the month of purchase. Remainder are paid for in the following month. तो उसका ना हर महीने जितना प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है वो हम सेम मंथ में बाय कर लेंगे, अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं
तो उसका लिए जस्ट इन टाइम सिस्टम यूज करे, हर महीने जितना प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से मटेरियल ये परचेज करेगा। प्रिपेयर द ट्रेड पेबल्स बजट फॉर ईच ऑफ द मंथ्स ऑफ February एंड मार्च, इंक्लूड द बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स at the beginning and end of each month. Assume the production is still as in your answer to part A. ये इसलिए कह रहे हैं कि पार्ट ए में जो हमने प्रोडक्शन हर महीने 4 मंथ्स की कैलकुलेट की है, उसके बेसिस पे ही हम इसकी परचेजेस कैलकुलेट कर पाएंगे। और परचेजेस के एक तो परचेजेस इसमें भी यूज होगा ट्रेड पेबल में, और वो परचेजेस से हम पेमेंट टू सप्लायर भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब वैसे मैंने ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीव बजट का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जून 2021 में आया था, वो मैंने अपने चैनल पे सॉल्व किया हुआ है बजट्स की प्लेलिस्ट में। तो जो सिर्फ ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवर बजट स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हैं या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उनके लिए वो वीडियो वो देख चेक कर सकते हैं। इसके 7 मार्क्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हर महीने की ना परचेज कॉस्ट सबसे पहले निकाल सकते हैं। तो देखो उसने आपको जैसे प्रोडक्शन के यूनिट दिए हुए जनवरी के, और उसने कहा कि ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 किलो। तो 2 को अगर मैं करवा दूं 6600 से, तो ये आ जाएगा कि मुझे कितना किलो मटेरियल में परचेज करूंगा हर मंथ। और पर किलो परचेज प्राइस जो है वो 6 पर किलो है फॉर जनवरी। तो उससे मेरी टोटल परचेज कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हो गया $79,200। और वैसे जनवरी फरवरी की निकालने हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे वैल्यू, स्पेशली फरवरी की तो निकालनी है। फरवरी की प्रोडक्शन है 9500, ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 किलो। तो 2 को पहले मैं 9500 से करूंगा, किलोज आ जाएंगे, और फरवरी से कॉस्ट पर किलो 7 है। 2 इंटू 9500 इंटू 7, सो दैट मेक्स इट 133,000। इसी तरह मार्च की भी कैलकुलेट कर लूंगा। तो 2 इंटू 10,000 इंटू 7, तो दिस विल बी 140,000। और अप्रैल का भी यही 140,000 रहेगा। तो मुझे फरवरी का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्च का मुझे स्पेसिफिकली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी का जो मैं ट्रेड पेबल बजट बनाऊंगा उसमें जो फरवरी का ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा वही मार्च का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। लेकिन फरवरी का कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाफ ऑफ द परचेज पेड फॉर इन द मंथ ऑफ परचेज, रिमाइंडर आर पेड फॉर इन द फॉलोइंग मंथ। अब देखें इसको इस तरह कैलकुलेट इस तरह समझेंगे। देखो जनवरी की जो परचेजेस है उसकी 50% पेमेंट से जनवरी में ही कर दी होगी, 50% ही फरवरी में करेगा। तो इस पे पेमेंट यूजुअली मिड में या एंड में होती है, ये एज्यूम करना पड़ता है इसमें। तो इसका मतलब फरवरी की बिगनिंग में अमाउंट पेबल या ड्यू होगी। तो ट्रेड पेबल का बैलेंस यही रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ओड टू सप्लायर्स और अमाउंट टू बी पेड टू सप्लायर्स।
तो सिंपली मैं 79,200 का 50% कैलकुलेट कर लूंगा। 39,600। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है नहीं। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे और एक काम और हम कर लेंगे, फेब्रवरी और मार्च का पेमेंट टू सप्लायर भी निकाल लेंगे। तो इसको अलग से पहले बेहतर है वर्किंग कर ले, ताकि आपसे ट्रेड पेबल बजट पे सिली मिस्टेक ना हो। हर महीने हम दो टाइप की पेमेंट्स करेंगे, एक तो सेम मंथ और 1 मंथ आफ्टर परचेज। इसका सीधा सीधा मतलब है प्रीवियस मंथ। थोड़ा सा गैप रखते ताकि मैं वर्किंग देख सकूं। तो ये क्योंकि मुझे बजट फेब्रवरी और मार्च का बनाना है, तो पेमेंट्स में से उसी उन्हीं मंथ्स की निकालूंगा। तो सेम मंथ के लिए देखिए, जो फेब्रवरी की परचेज है उसको मैं 50% पे कर दूंगा। और इसके लिए कोई अर्ली कैश डिस्काउंट या कुछ नहीं है इसमें, तो बस डायरेक्ट पेमेंट आ जाएगी। तो ये हो गया 66,500। अब प्रीवियस मंथ की अगर बात करें, तो जो जनवरी की परचेज है मैं उसका 50% पे कर दूंगा, जो कि एक तरह से मैं ओपनिंग बैलेंस पे करूंगा। 39,600 टोटल पेमेंट आ जाएगी। 106,100। इसी तरह मैं इसकी मार्च की भी निकाल लूंगा। तो 140,000 का मार्च की परचेजेस का 50% मैं मार्च पे ही पे कर दूंगा। तो ये हो गया 70,000। और अब मैं जो फेब्रवरी की परचेजेस है उसका 50%, 136,500। मैंने पेमेंट टू सप्लायर भी निकाल दी है। अब बजट बड़े सुकून से बनाया जा सकता है।
अब इसके ट्रेड पे बजट बनाने के दो तरीके, या तो आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में कर लें, वो ज़्यादा मैं एडवाइस उसी का करता हूँ क्योंकि उस पर टाइम सेव होता है, तो प्लस माइनस करके बन जाता है। या आप लोग जिस तरह एएस पे परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड पेबल अकाउंट बनाते थे, आप लोग टी अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। और अब क्योंकि जो आप लोग का P4 है उसमें टाइम बहुत लिमिटेड है, 2 क्वेश्चंस इन 1 आवर, तो जहां जहां हो सके अपना टाइम सेव करें। तो किसी एक मंथ का मैं इस पर टी अकाउंट से भी करके दिखा दूंगा, वैसे मैं स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ उसको। अगर परचेज रिटर्न होता, डिस्काउंट रिसीव होता, तो मैं उनको भी मेंशन करता। अब जो उस पर क्रेडिट होता है वो एक तरह से ऐड होगा, जैसे क्रेडिट परचेजेस है। पेमेंट टू सप्लायर्स पे डेबिट होती तो वो माइनस होगी, क्योंकि ट्रेड पेबल हमारा लाइबिलिटी होती है। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने इसका निकाला था 39,600। परचेजेस है 133,000। पेमेंट टू सप्लायर है 106,100। 66,500 आया। अब ये ऑब्वियसली मार्च का ओपनिंग हो जाएगा। मार्च की परचेजेस है 140,000। मार्च की पेमेंट टू सप्लायर है 136,500। तो ये आ गया मेरा 70,000। हो गया आप लोगों का ट्रेड पेबल बजट। तो मैंने दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें डिस्काउंट रिसीव भी था वो। परचेज रिटर्न भी आ सकता है, इंटरेस्ट भी और भी कोई ट्रांजेक्शन ट्रेड पेबल की आ सकती है, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो अगर एएस से जिनको कंट्रोल अकाउंट्स की नॉलेज अच्छी है, याद है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ होगा इसमें। The directors are asking the company suppliers to introduce a cash discount of 4% on payments made in the month of purchase. Explain how this change would affect the budgeted statement of profit or loss. तो देखिए, कोई 2 मार्क्स का तो कैलकुलेशन करना वर्थ इट नहीं, आप सब थ्योरेटिकली बता दे कि क्या होगा। देखिए, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बिकॉज कैश डिस्काउंट रिसीव। अब सप्लायर को अगर हम अर्ली पे करेंगे तो उससे हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम होती है, सो दैट इंक्रीजेज आवर प्रॉफिट। अभी इसका एक थ्योरी का पार्ट रह गया। एट प्रेजेंट द स्टोरेज स्पेस इज लिमिटेड such that the maximum number of units which can be held in inventory is 3200. Advise the directors of the company whether or not they should invest in a new larger storage facility. अच्छा, पहले देख लेते हैं जो प्रोडक्शन बजट बनाया था हर मंथ इन्वेंट्री कितनी आई थी। और रॉ मटेरियल की तो इन्वेंट्री है नहीं, तो उसके फिनिश गुड्स की मेंटेन होती है। तो अभी भी तो किसी मंथ में भी सोफा 3200 से एक्सीड किया नहीं, 32 को एक्सीड किया नहीं क्लोजिंग इन्वेंट्री ने, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम लिमिट भी है। शुड इन्वेस्ट इन अ न्यू लार्जर स्टोरेज फैसिलिटी। सबसे पहले अगर ज्यादा यूनिट स्टोर कर पाएंगे तो जो एक्सेस डिमांड है या सरप्लस डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो उससे ऑब्वियसली ज्यादा सेल्स और ज्यादा प्रॉफिट कर सकेंगे।
लेकिन स्टोरेज स्पेस को बिल्ड करने के लिए कंपनी को फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए तो डिबेंचर्स इशू करेंगे या बैंक लोन लेंगे, तो उससे गेयरिंग वर्सन होगी इसकी, और या तो उसे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो हो सकता है फाइनेंसिंग का इशू, वैसे लिमिटेड कंपनीज को होता नहीं, लेकिन हो सकता है। अच्छा, और सबसे पहले तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है। तो ज्यादा इन्वेंट्री तो मैं तब स्टोर कर पाऊंगा ना अगर मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहेंस करूं। तो पहले इंस्टेड ऑफ, तो पहले इन्वेंट्री स्टोरेज पे इन्वेस्ट करने के बजाय अगर ये प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहेंस करने में या उसको इंक्रीज करने में इन्वेस्ट करे, तो दैट विल बी मोर वर्थ इट। उसी की बेसिस पे पर ये ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर कर पाएगा। अभी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, तो इन्वेंट्री ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा स्टोर होगी ना। अच्छा, ज्यादा इन्वेंट्री चला स्टोर करेगा भी समहाउ, तो बस पे वही रिस्क, इन्वेंट्री की थेफ्ट का रिस्क, उसके ऑब्सोलीट होने का रिस्क, उसके एक्सपायर होने का रिस्क भी है। अच्छा, फिर इसकी स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी तो स्टोरेज कॉस्ट इज गोइंग टू डिक्रीज आवर प्रॉफिट। तो ये पॉइंट्स अगर आप रेस करते तो आप आराम से 5 to 7 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो जो सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए वो मैंने आंसर राइटिंग में भी कर दिए। तो उसके बेस पे मैंने तो एडवाइस किया कोई पहले ही प्रोडक्शन कैपेसिटी पे इन्वेस्ट करे, इस पे अवॉइड करे इस इन्वेस्टमेंट को। इसकी मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखाई तो प्रोडक्शन ये जून 2023 का P341 है। द प्रोडक्शन बजट वाज prepared to a reasonable standard with some being fully correct. The most common error was the failure to account for constraints which resulted in the April demand not being satisfied. तो अप्रैल इसमें सबसे ट्रिकी था। Although many candidate to give a required advice, most candidate ये थी इस पे तो कहानियां बना के काम चल जाता है। लेकिन रेलेवेंट तो उसका ये नहीं कि इरेलेवेंट पॉइंट्स लिख दिए। और ये सी पार्ट सी टाइप का क्वेश्चन ना अब बगैर नोट्स के भी आंसर कर सकते हैं। ये पार्ट सी था इसका, मैंने लास्ट पे किया सबसे पार्ट सी, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन पहली प्रायोरिटी थी। तो उस पर अगर क्वेश्चन की सिचुएशन अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसके अकॉर्डिंग पे ज्यादा पॉइंट्स आपको बनाने होते हैं, तो आप इस पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन अगर अपने सच थ्योरी इतनी स्टडी नोट्स एक्सेट्रा या बुक से नहीं भी किए तो, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। और रट्टे वाले क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा आपने अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो आप उसमें इतना मार्क्स नहीं ले सकते। The trade paper budget was prepared to a good standard with some candidates being awarded full marks. These included some who had made an error in the production budget as own figures were reported. The most common error was the miscalculation of the split bank payments. तो देखिए वो भी रिकमेंड करे कि आप जैसे हर मंथ आप दो टाइप की पेमेंट्स कर रहे हैं तो उसको बेहतर है स्प्लिट करके उसकी वर्किंग करें और फिर टोटल पेमेंट निकाल लें, तो उससे आप लोग सिली मिस्टेक से बच जाएंगे। That the budgeted profit would increase and some stated this was due, तो ये दोनों बातें मेंशन करने के 2 मार्क्स थे आपके। आई होप सब आपको प्रोडक्शन बजट फर्दर क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।